नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार एलजेपी चुनाव से पहले लाएगी विजन डॉक्यूमेंट, एनडीए में बनेगी टकराव की स्थिति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगातार टकराव की स्थिति बन रही है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के एक हफ्ते में अपना विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से लेकर आएगी। लोक जनशक्ति पार्टी पिछले एक साल से बिहार के हजारों गाँव से लगभग 4 लाख लोगों के सुझाव लेकर बिहार का विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। इसका नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 रखा गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी फरवरी में गठित की थी। इसका मकसद लोगों के सुझावों पर चर्चा कर उन सभी को शामिल करना था, जिससे बिहार की खोई अस्मिता को विकास के रास्ते वापस लाया जा सके। इसका एक मकसद ये भी था कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी एक दिशा मिले, जिससे वह आने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता को यह बता सके कि उसके पास राज्य के विकास और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए उनका रोड मैप क्या है। एलजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र और कानून व्यवस्था को लेकर मिले सुझावों के आधार पर बिहार से पलायन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसके साथ ही प्रवासियों और बाढ़ से बचाव के लिए अलग मंत्रालय का बनाने का वादा भी विजन डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इतना तय है कि विधानसभा चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट लेकर आने से जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच की दूरी खाई में तब्दील हो जाएगी। इसमें बीजेपी को बड़े स्तर पर रफू का काम करना पड़ेगा। मतलब साफ है, बिहार चुनाव हर बार की तरह पिछली बार से ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला, पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार से बिगड़ती स्थिति को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कोरोना संक्रमण पर एक के बाद लगातार 3 ट्वीट कर तेजस्वी ने नीतीश को आंकड़े दिखाते हुए उनसे 3 सवाल भी पूछा है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में अभी तक मात्र 0.35% लोगों की ही जांच हुई है। प्रति 10 लाख पर मात्र 3,508 लोगों की जांच हो रही है, जो देश में सबसे कम है। तेजस्वी ने कहा कि बीते 140 दिनों में प्रतिदिन जांच का औसत सिर्फ 3,158 है। विगत 2 हफ्तों से एंटीजन टेस्ट को छोड़ दें तो आज भी बेमुश्किल 3,000 जांच हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जुलाई महीने में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 12.54% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना से सिर्फ जुलाई महीने में अभी तक जो बिना जांच और इलाज के मर रहे हैं, उनकी गिनती ही नहीं है। सरकार को अब तो गंभीर होना चाहिए। लगातार 2 ट्वीट में आंकड़े रखने के बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश से 3 सवाल कर जवाब मांगे हैं। ये है उनके सवाल। RT-PCR टेस्ट की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? 4 महीनों में कई छोटे राज्यों ने काबिले तारीफ काम करते हुए अस्पतालों का क्षमतावर्धन किया। आपने एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बनाया? 15 साल बाद भी अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा कोई और उपकरण क्यों नहीं है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का सैंपल लिया। जी हां दोस्तों, रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद का भी शनिवार को कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। लालू प्रसाद की सेवा में लगे उनके 3 सहचरों को भी सैंपल लिया गया है। जांच की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। लालू प्रसाद पेइंग वार्ड के फर्स्ट फ्लोर पर एडमिट हैं, जबकि उसके ऊपर के 2 फ्लोर पर कोरोना मरीजों को भी देखा जा रहा है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए ही उनका टेस्ट कराया जा रहा है। लालू का इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। उन्हें पहले ही कई बीमारियां तो हैं, लेकिन अभी कोई नई परेशानी नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ जारी हुआ समन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी जिले की एक अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनावों के दौरान चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन के एक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को समन जारी किया है। अदालत ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया है और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर 2020 तक मुख्यमंत्री को जारी समन पर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 23 नवंबर को गोकक के वाल्मीकि स्टेडियम में एक चुनावी रैली के दौरान येदियुरप्पा ने भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीरशैव लियांगत समुदाय से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी। इसके बाद मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस ने एक
क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी, लेकिन गोकाक में प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीरेश कुमार सीके ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, वर्तमान मामले में यह अदालत बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त है कि बी अंतिम रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री है जो अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) और आईपीसी की धारा 171(f) के तहत अपराध के लिए दंडनीय है। जज ने कहा कि अदालत ने बीएस येदियुरप्पा के नाम से अभियुक्त के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया है और न्यायाधीश ने मामले को बंद करने से संबंधित बी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता की पार्टी ने शुरू किया भाजपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के सोशल मीडिया अभियान के जवाब में रविवार को एक नया अभियान शुरू किया, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ ही इस बात को रेखांकित किया जाएगा कि केंद्र किस प्रकार से संघवाद को कथित तौर पर नष्ट कर रहा है। अभियान का नाम है सोजा बांग्लाए बोलची। इसका अर्थ है सीधे बांग्ला में बोलते हुए। यह एक सप्ताह में 3 दिन तक चलने वाला एक वीडियो सीरीज है, जिसके प्रस्तोता राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन होंगे। तृणमूल कांग्रेस ने एक बयान में कहा, 1 मिनट की वीडियो क्लिप को प्रति रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। इस रिलीज के अगले कुछ माह तक सोशल मीडिया में चलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया कि वीडियो में ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा जो वर्तमान के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में प्रासंगिक हैं। बयान के अनुसार वीडियो में बताया जाएगा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में किस प्रकार से बंगाल ने 9 वर्षों में सभी मानकों में असाधारण प्रगति की है। अन्य विषयों में केंद्र किस प्रकार से संघवाद को कथित तौर पर नष्ट कर रहा है और किस प्रकार से राज्यों को वंचित किया जा रहा है आदि शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस सोशल मीडिया अभियान का इस्तेमाल भाजपा के फर्जी खबरों तथा राज्य सरकार और पार्टी के खिलाफ भाषण कला के आरोपों के जवाब में किया जाएगा। गौरतलब है कि पार्टी प्रमुख ने अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की घोषणा करते हुए युवा एवं नए चेहरों को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। राज्य में भाजपा से बढ़ती चुनौती के मद्देनजर नेतृत्व में बदलाव किया गया। भगवा पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी और तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटों से घटाकर 22 पर ला दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा बीजेपी से उठ चुका है जनता का भरोसा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए रविवार को कहा कि नीति, नीयत और नेतृत्व में पंगु बीजेपी सरकार से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। अखिलेश ने यहाँ एक बयान में कहा कि सरकार में दायित्व निर्वहन की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह बीजेपी में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री योगी ने शपथ लेने के बाद कई बड़े बड़े वादे किए थे। यह भी कहा था कि वह 6 महीने में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। फिर वे इस कार्य की अवधि बढ़ाते रहे, लेकिन उनका नतीजा शून्य ही चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वादे न निभाना और जनता को धोखे में रखना बीजेपी की ऐसी कला है जिसमें वह पारंगत और विशेषज्ञ है। नीति, नीयत और नेतृत्व में पंगु बीजेपी सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ आंकड़े देते हुए कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए लुटाए जा चुके हैं। वर्ष 2017-18 में 3,793.80 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 3,266.84 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2020-21 में 2,305 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। फिर भी सड़कें वैसे ही टूटी फूटी हैं। जब सड़कें बेदहाल हैं तो बजट की धनराशि का बंदर बाट होने का अंदेशा अस्वाभाविक नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी को काम करने के बजाय उसके बहाने लूट का बेजोड़ रिकॉर्ड बनाना है। बीजेपी सरकार ने ही सड़कों में गड्ढे किए हैं, तो वह बताइए इन सड़कों के गड्ढे कब तक भरे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास वैसे भी अपनी नाकामी पर लीपापोती करने के लिए 1 साल ही बचा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले देश की संपत्ति पूंजीपतियों को देने की तैयारी में सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार देश की संपत्ति करीबी पूंजीपतियों को सौंपने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूंजीपतियों को देश का धन सौंपने के लिए भारत सरकार की यह संचालन रणनीति, पहला, पीएसयू को आर्थिक रूप से अस्थिर बना दिया जाए, दूसरा, मीडिया अभियान के तहत यह कहते हुए कि अप्रतिस्पर्धी है पूंजीपतियों को देने की बात कही जाए, और तीसरा, दान के रूप में करीबी पूंजीपतियों को बेच दिया जाए। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार सुबह देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील करते हुए ट्वीट किया, आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने इसके लिए हैशटैग स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का भी अपने ट्वीट में जिक्र किया। साथ ही राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। बीजेपी के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सरकार संकट को लेकर प्रियंका गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा जनता जवाब देगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे कांग्रेस संकट को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। प्रियंका गांधी ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि संकट के वक्त की नेतृत्व की पहचान होती है और कांग्रेस के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत होती है। इसका जवाब जनता वक्त आने पर देगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट कर लिखा कि संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जनता जवाब देगी। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजस्थान में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट के समर्थन में कई विधायक हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार को गिराना चाहती है और इसको लेकर लगातार साजिश रच रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस विधायक राजभवन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का फैसला कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस मामले पर देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम लोकतंत्र की आवाज नाम से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्रा को एक नया प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोकतांत्रिक और संवैधानिक विरोधी कार्यों के खिलाफ विभिन्न राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी, क्योंकि पूर्व डिप्टी के नेतृत्व में विधायकों के एक वर्ग द्वारा विद्रोह के बाद पार्टी राजस्थान में राजनीतिक संकट में बंद है। कांग्रेस के विधायक भाजपा के कदावर नेता राज्यपाल को बधाई दी। भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान में निर्वाचित सरकार को इस तरह के षड्यंत्रकारी तरीके से हटाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल राजस्थान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट या राजभवन, कहां से लड़ी जाए राजस्थान की लड़ाई, कांग्रेस में हो रहा मंथन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग करना कानूनी रूप से सही भी है और जनता की नजरों में ये मजबूत पक्ष है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राजस्थान का कानूनी पचड़ा। बता दें कि सचिन पायलट समेत राजस्थान के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़े मामलों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। सोमवार को इस मामले में सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर सुनवाई होगी। दरअसल राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने 14 जुलाई को 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना आपको अयोग्य करार दे दिया जाए। इसके खिलाफ पायलट गुट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को राहत मिली। राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था और स्पीकर से कहा था कि वे तब तक इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने स्पीकर का पक्ष रखा, लेकिन वहां से भी स्पीकर को कोई राहत नहीं मिली और अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब सोमवार को इस मामले में फिर से सुनवाई हुई है। कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए कोर्ट का उत्साह अब ठंग पड़ गया है। इस मामले में ठंडा पड़ गया है। इस मामले में स्पीकर पक्षकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी खुलकर इस पे हस्तक्षेप करते हुए नजर नहीं आना चाहती। पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि सियासी रूप से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बरक्स दूसरे विकल्प को लेकर कांग्रेस ज्यादा उत्साही नजर आती है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गवर्नर द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले में हो रही देरी को पार्टी मुद्दा बना सकती है और पार्टी सियासी रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकती है। बता दें कि गहलोत सरकार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि वे इस बाबत विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संकट भी मुंह बाएं खड़ा है। कांग्रेस इसे लेकर 2 प्रस्ताव राजभवन को भेज चुकी है। कांग्रेस के लिए ये दांव मुफीद नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सोमवार को जयपुर में राजभवन को घेरने का मन बना लिया है। पार्टी नेता अजय माकन ने इसका ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का मानना है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई एक सरकार सत्र की मांग कर सकती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल कलराज मिश्रा पर हमलावर हुई कांग्रेस, देश के सभी राजभवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने अब सदन की कार्रवाई शुरू करवाने को लेकर राज्यपाल को ही घेरना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस सोमवार को देश के सभी राजभवनों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान के कांग्रेस प्रमुख गोविंद डोटासरा ने कहा कि राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर कल प्रदर्शन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य
प्रदेश में 1500 करोड़ का जमीन घोटाला, फर्जी दस्तावेज पर कॉलोनी बना, 1700 लोगों को बेच दिए प्लॉट। जी हां दोस्तों, फर्जी दस्तावेज के आधार पर 1500 करोड़ रुपए की जमीन पर कॉलोनी बनाने और 1700 लोगों को इसके प्लॉट बेचने का बड़ा मामला राजधानी भोपाल में सामने आया है। मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले का यह संभवतः अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 1500 करोड़ की जमीन हथियाने वाले आरोपी रिटायर्ड कर्नल को इस मामले में जेल भेजा गया है। यह मामला तिलक हाउस में सोसाइटी का है। भोपाल पुलिस ने 3 साल की EOW की लंबी जाँच के बाद तिलक सोसाइटी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल भूपेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शफीक मोहम्मद सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। साथ ही सोसाइटी के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस चल रहा है। आरोपियों ने एयरपोर्ट रोड की 1500 करोड़ रुपए कीमत की जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर पहले जमीन पर कब्जा किया। इसके बाद उस जमीन पर इंद्र विहार कॉलोनी बनाकर 1700 से ज्यादा लोगों को प्लॉट बेच दिए। इस तरह से भूपेंद्र सिंह और उनके साथियों ने करोड़ों की जमीन घोटाला किया। जमीन घोटाले के आरोपी भूपेंद्र सिंह ने बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से 45 दिन की जमानत मांगी थी। 45 दिनों के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे अदालत में पेश ही नहीं हुए। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट को गुमराह करते हुए 90 दिनों में चालान पेश न होने की बात कहते हुए फिर जमानत मांगी और हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें जमानत मिल भी गई। आरोपी ने जमानत के लिए जमानतदार को भी पेश नहीं किया था। इसके बाद फरियादी ने हाईकोर्ट में आरोपी की शिकायत की। हाईकोर्ट की कॉपी के आधार पर जिला कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी वारंट की भनक लगने पर आरोपी भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को भोपाल जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई के सिवा कुछ भी नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपकी 15 वर्ष की सरकार में राज्य के अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा और कौन से उपकरण उपलब्ध हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि लालू जी ने 15 वर्ष पहले उस दौर का बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सौंपा था, लेकिन आपने और नीतीश कुमार ने 15 वर्ष में उसका सत्यानाश कर दिया। आप यह बताएं, 15 वर्ष राज भोगने के बावजूद आपके शासन में अब भी बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा क्या मेडिकल उपकरण उपलब्ध है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट किया था कि लालू प्रसाद भूल गए कि उन्होंने राबड़ी देवी की कबाड़ सरकार को कांग्रेस के जुगाड़ से चलाया था। बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस के सभी 35 विधायक मंत्री बना दिए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी राजद अपने पास नहीं रख पाया था। मंत्री बनने वालों में पहली बार विधायक बनने वाले अनुभवहीन कबाड़ भी थे। बिहार जैसे गरीब राज्य पर विशाल मंत्री परिषद थोपा गया। इस पर जनता का जो पैसा खर्च हुआ उससे अस्पताल खोल सकते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीताराम येचुरी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा स्पेशल ट्रेनों के जरिए सरकार ने गरीबों की पीड़ा का फायदा उठाया। जी हां दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने श्रमिक ट्रेनों के जरिए गरीब भारतीय नागरिकों की पीड़ा का फायदा उठाया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि स्पेशल ट्रेनों को लेकर सरकार का रुख शर्मनाक है। येचुरी ने ट्वीट किया, गरीब भारतीय नागरिकों का पीड़ा का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना मोदी नॉमिक्स है, जिसके तहत पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए की कर्ज माफी मिलती है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अजय कुमार बोस द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल आवेदन के माध्यम से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में 2142 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन उससे महज 429 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद तमाम शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी फंस गए थे। उन्हें उनके प्रदेश अथवा गृह जिले तक पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1 मई से चलाई गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान मामले में बोली कांग्रेस, मास्टर के बयान को हूबहू पढ़ रहे राज्यपाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल ने कांग्रेस सरकार के समक्ष जो सवाल उठाए थे, पार्टी ने उसका जवाब भेज दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को कहा कि प्रेस रिलीज में राजभवन की ओर से जो सवाल उठाए गए थे उस पर सरकार ने जवाब दे दिया है। राजस्थान सरकार ने इसी के साथ 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। सिंघवी ने कहा, यह काफी दिलचस्प बात है कि विधानसभा का सत्र बुलाए जाने से पहले राज्यपाल ने विधायक की गतिविधि, उनकी हाजिरी और अन्य मुद्दे अपने सवाल में उठाए हैं। राज्यपाल की यह सक्रियता सराहनीय है, लेकिन यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सभी मुद्दे या तो विधानसभा अध्यक्ष का सचिवालय देखता है या सरकार की मशीनरी। ऐसे भी सवाल उठाए गए कि कोरोना की इस विकट परिस्थिति में किन राज्यों की विधानसभा चल रही है या जहाँ सत्र बुलाए गए हैं। इस पर राज्यपाल की अनभिज्ञता की ओर इशारा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश की कई विधानसभाएं चल रही हैं, जिनमें पुडुचेरी, महाराष्ट्र और बिहार के नाम हैं। कामकाज शुरू करने के लिए इन राज्यों में
विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्रा की ओर से सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस नेता सिंघवी ने ऐतराज जताया और कहा कि इसमें कोई संकोच नहीं कि सभी सवाल केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय अथॉरिटी की ओर से आ रहे हैं और राजभवन की तरफ से मास्टर के बयान हूबहू पढ़े जा रहे हैं। सिंघवी ने कहा, हम सब जानते हैं कि मास्टर कौन है, लेकिन इससे राजभवन की गरिमा और संवैधानिक पद को गहरा आघात लग रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।